नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस यानी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को। सारे प्रश्न दोस्तों पिछले 30 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। वह भारत का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में साइंस का प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा उस एग्जाम का नाम और डेट भी दोस्तों नीचे में लिखा होगा। इस बात को देखते हुए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर किसी भी एग्जाम का बात किया जाए, उस एग्जाम का अगर पेपर उठा के देखिए दोस्तों, तब 50% के आसपास आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। इस एग्जाम का उस एग्जाम में, उस एग्जाम का इस एग्जाम में, सिर्फ दोस्तों एग्जाम का नाम और डेट अलग रहता है, लेकिन प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है। अगर दोस्तों इस तरीका से तैयारी कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, तो आपका तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगा और साथ ही एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना भारत का बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, हम 2024 तक के प्रश्न को आपको करवाएंगे। दोस्तों, सिर्फ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करता है। इसका उत्तर बताना है। 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है जंतु विज्ञान का अगर बात किया जाए तो। दोस्तों, जंतु विज्ञान जो है ना, यह जीव विज्ञान का शाखा है। जीव विज्ञान का याद रखिएगा शाखा है आपको जंतु विज्ञान। इसका पिता भी पूछा जाता है जंतु विज्ञान का, तो इसका पिता बोलिएगा जो अरस्तु साहब को बोला जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी पिता बोला जाता है और जीव विज्ञान का भी पिता बोला जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया उस एग्जाम का नाम और डेट भी दोस्तों देखिए लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण जो है कहता है इस 4 ऑप्शन में से कौन परास में दिखता है। इसका उत्तर जो होगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 400 से 700 नैनोमीटर के परास में दिखता है अगर सौर विकिरण का बात किया जाए तो। यही अगर आपसे पूछा जाता जो परावैंगनी विकिरण के बारे में, परावैंगनी विकिरण के बारे में पूछा जाता, तब आप बोलते जो 100 नैनोमीटर से बोल सकते हैं, जो 400 नैनोमीटर तक दोस्तों परावैंगनी विकिरण के बारे में आप बता सकते हैं। यही अगर आपसे पूछ लेता जो अवरक्त विकिरण के बारे में, अवरक्त विकिरण के बारे में, तब आप बोलते जो दोस्तों 700 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर तक। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो यह कहलाता न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। न्यूक्लियस दोस्तों यह कहलाता है। न्यूक्लियस इन्हीं को क्या बोला जाता है, तो इन्हीं को बोला जाता है नाभिक बोल सकते हैं। नाभिक भी दोस्तों इन्हीं को बोला जा सकता है। याद रखिएगा नाभिक जो होता है यह परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु का क्या होता है, यह केंद्रक होता है अगर नाभिक का बात किया जाए तो। और दोस्तों नाभिक जो होता है परमाणु का, यह धनावेशित होता है। अगर दोस्तों परमाणु की नाभिक की त्रिज्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को एक फर्मी भी बोला जाता है।
अगर आपसे परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछेगा तब इतना बोलिएगा। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछ लिया जाए तो 10⁻⁻10 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को एक एंगस्ट्रम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। परमाणु का नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। वह बड़ा से बड़ा एग्जाम हो या छोटा से छोटा एग्जाम हो, अगर दोस्तों आप भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। साथ ही कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी बोला जाता है। विकल्प बी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। अगर इक्थियोलॉजी का बात किया जाए तो मत्स्य की संरचना और कार्यिकी का अध्ययन बोल सकते। इक्थियोलॉजी दोस्तों यह मत्स्य का अध्ययन आप बोल सकते हैं। और साथ ही अगर बात किया जाए किसका, तो पैरासिटोलॉजी का। पैरासिटोलॉजी का बात किया जाए तो परजीवी जीवों का अध्ययन बोल सकते हैं, जो परजीवी जीवों का अध्ययन बोल सकते हैं। अगर दोस्तों मोलेकोलॉजी का बात किया जाए तो मोलस्का का अध्ययन बोल सकते हैं। मोलस्का जो होता है दोस्तों, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। जंतु जगत का पहला बड़ा संघ पूछा जाए तो आप आर्थ्रोपोडा बोलिएगा। दोस्तों, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। पादप जगत का अगर आपसे पूछा जाए पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है, तो दोस्तों आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने। कहता है मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, उस तरंगदैर्घ्य को दोस्तों चुनना है आपको। कितने एंगस्ट्रम होता है? तो साथ ही यह जो होता है 5500 एंगस्ट्रम आप बोल सकते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक ही होता है दोस्तों एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? इसको किसके द्वारा खोजा गया था? नाम दिया गया है रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन और थॉमसन दिया गया है। इसका जो उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड के साथ चला जाएगा। और दोस्तों इसका खोज कब किया था रदरफोर्ड ने? अगर आपसे इसका ईस्वी पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं 1911 में दोस्तों इसका खोज किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। जे थॉमसन का बात किया जाए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों देखिए प्रश्न कितना छोटा सा है, छोटा सा प्यारा सा, लेकिन कितने बार एग्जाम में पूछा गया है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज पूछा जाए तो जेम्स चैडविक के द्वारा खोज किया गया। तो चैडविक नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। 1932 में इसका खोज किया गया था। दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है यह याद रखिएगा उदासीन कण होता है, इस पर आवेश शून्य होता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगर बात किया जाए जे थॉमसन का तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है। दोस्तों रदरफोर्ड का बात किया जाए तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन का नामकरण किया। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, लेकिन नामकरण बोल सकते हैं रदरफोर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में से कोई एक विकल्प दिया रहता तो उसको आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण भैया बताइए, तब बोलिएगा आप न्यूट्रॉन बोलिएगा, न्यूट्रॉन याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों प्रश्न कहता है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता बायोनिक्स बोला जाता। पहला ऑप्शन सही है, बायोनिक्स बोलिएगा। अगर दोस्तों बायोनोमिक्स अगर पूछा जाए, जो बायोनोमिक्स, तो आप बोलिएगा जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन हो जाएगा, बायोनोमिक्स हो जाएगा। अगर दोस्तों बायोनोमी अगर आपसे पूछा जाए, बायोनोमी, तो जीवन के नियमों का अध्ययन आप बोल सकते हैं, जो जीवन के नियमों का अध्ययन बोल सकते हैं। अगर बायोमेट्री दोस्तों पूछा जाए, तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन आप बोल सकते हैं। सभी बात दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सत्य कथन आपसे चुनने के लिए कह रहा है। कहता प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए में ही दिया गया है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश की दोस्तों गति पूछा जाए हवा या निर्वात में, तो प्रकाश की गति अगर पूछा जाए हवा या निर्वात में, तो आप बोलिएगा 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। यही ध्वनि की गति अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो ध्वनि का गति बताइए वायु में कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही दोस्तों प्रकाश की चाल अगर पानी में पूछ लिया जाए, जो प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है, तो कितना होता है, तो 2.25 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही दोस्तों अगर प्रकाश का वेग आपको कांच में पूछ लिया जाए, कांच में, तो आप बोल सकते हैं 2.0 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। प्रकाश जो होता है यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है रेशम कीट पालन को कहते हैं। दोस्तों रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर का अगर बात किया जाए, तो मधुमक्खी पालन आप बोल सकते हैं। दोस्तों मधुमक्खी पालन हो जाएगा आपको एपी कल्चर। और साथ ही हॉर्टिकल्चर का अगर बात किया जाए, तो पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन बोल सकते हैं। अगर फ्लोरिकल्चर आपसे पूछ लिया जाए, तो सजावट के लिए काम आने वाला पुष्पों का अध्ययन बोल सकते हैं। ये सारे बात को आप जबरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का था अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान दोस्तों कहता है लगभग बराबर होता है, तो आप बोल सकते हैं हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इनकी मात्रा दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हीलियम के नाभिक में होता है। दोस्तों हीलियम के नाभिक में होता है केवल 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम के अगर नाभिक में आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? तो इसको बोला जाता ओलेरीकल्चर बोला जाता। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। आप ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। पोमोलॉजी का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो फलों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है?
पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन दोस्तों एक सही मिलान नहीं है। देखिए एपी कल्चर शहद की मक्खी दोस्तों यह तो सही है, याद रखिएगा। सेरी कल्चर का बात किया जाए सिल्क वर्म दोस्तों यह भी सही है। दोस्तों हॉर्टिकल्चर फूल दोस्तों यह भी सही है। साथ ही पीसी कल्चर लाख का कीड़ा यह गलत है, ऑप्शन सी गलत है। पीसी कल्चर तो दोस्तों मछली पालन हो जाता, क्या होता है, तब मछली पालन आप बोल सकते हैं पीसी कल्चर। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है। कभी कभी विकल्प में दिया रहता है जो 8 मिनट 16 सेकेंड और कभी कभी 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहता है। तो आप दोस्तों ऑप्शन देख के प्रश्न के उत्तर को लॉक कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, तो अभिविन्यास से इसका संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से सूचित किया जाता है। किससे दोस्तों, तो m से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। इनमें से कौन सही उत्तर है, तो ऑप्शन दोस्तों डी सही उत्तर है, अंगूर हो जाएगा। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर अंगूर में बात किया जाए तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ जो होता है यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लगभग में 30 सालों से पूछे जाने वाले प्रश्न साथी हम आपको करवा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर साथी आप लोग इस वीडियो पर प्यार दिखाते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर देते हैं और साथ ही कमेंट बॉक्स में अगर बताते हैं, तो इसी तरह से दोस्तों हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। देखिए दोस्तों प्रश्न वही रहता है, उसी प्रश्न को घुमा के फिर से पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो प्रश्न नहीं बदलता, याद रखिए, सिर्फ साथी एग्जाम बदलते रहता है। तो इस बात को दोस्तों मन में रखते हुए आप एग्जाम का तैयारी कीजिएगा। और पूछा हुआ प्रश्न जो होता है दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। कोई एग्जाम का पेपर उठा के देखिए तो 50% के आसपास जो प्रश्न रहता है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और तथा कहता है 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या, दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है यह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जितना ई का मान दिया रहेगा उतना ही पी का मान होगा। तो ई बराबर पी बराबर आप बोल सकते कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। और कहता 20 है आपको न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या को n से सूचित किया जाता है, तो n का मान हो गया 20। कहता है इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या को a से सूचित किया जाता है। a बराबर सूत्र होता है दोस्तों p प्लस n बोल सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा, p का मान देखिए 18 दिया गया है और n का मान 20 दिया गया। दोनों को अगर जोड़िएगा तो 38 हो जाएगा। तो 38 कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन नहीं बदलती है या बदलता है। इसका उत्तर तो दोस्तों आप लोग लॉक कीजिए, कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य का दोस्तों कोई मात्रक, तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है, इसको m से सूचित किया जाता है, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न।
देखिए प्रश्न का था जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। यह दोस्तों वृद्ध व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्वचा का बात किया जाए तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत होता है, याद रखिएगा। यह जो दोस्तों त्वचा का रंग जो होता है यह मेलानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर लॉक कीजिए और एग्जाम का नाम देख सकते हैं और कब पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों इसका उत्तर जो होगा कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। दोस्तों प्रश्न कहता है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु, कहता है जिनका, तो आप बोल सकते हैं परमाणु भार भिन्न भिन्न। परमाणु भार भिन्न होगा परंतु परमाणु क्रमांक समान होगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, उस गैस का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नियॉन दिया गया है। दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा नियॉन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही उत्तर। नियॉन गैस दोस्तों विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। दोस्तों यह किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण बोलिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर IAS बोलिएगा, इस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछेगा। दोस्तों यही प्रश्न को बिहार SSC के एग्जाम में पूछा गया है। जब दोस्तों यह तो पुराना वाला प्रश्न है, अगर साथी धीरे धीरे कवर करवाते करवाते हम आपको नया सेशन के जब प्रश्न पढ़ाएंगे 2023-24 का बात किया जाए और दोस्तों 22 का, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है। वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से और बीज से दिया गया है, तो यह संबंधित आपको मिट्टी से। मिट्टी यानी मृदा। मृदा दोस्तों भौतिकी घटक होता है। कौन घटक होता है, तो आप बोल सकते हैं भौतिकी घटक यानी भौतिक घटक होता है। मृदा का बात किया जाए तो मृदा यानी मिट्टी जो होता है भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो बेकुरेल के द्वारा किया गया इसका आविष्कार। और दोस्तों कब किया गया, यह भी प्रश्न तो एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो आविष्कार किया गया था 1896 में किया गया था। कब दोस्तों, 1896 में किया गया था। और याद रख सकते हैं बेकुरेल के बारे में, यह एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, तो अंटोइन हेनरी बेकुरेल आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो उस शाखा का नाम है आपको ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन डी दोस्तों सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न का था निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है व्यतिकरण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ध्रुवन दिया गया है, तो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना संभव होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। कौन रूप में दोस्तों होता है, तो यह होता प्रकाश तरंग के रूप में
पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? दोस्तों क्या होता है यह? तो यह होता है आपको मृदा विहीन पादप संवर्धन। पहला ऑप्शन जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उस सिद्धांत का तो नाम आपको दोस्तों पता ही होगा। आप बोल सकते हैं प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन बोल सकते हैं। ऑप्शन डी दोस्तों सही है। एंडोस्कोप में दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों छोटा सा प्यारा सा। देखिए कौन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम 2024 तक के प्रश्न आपको करवाएंगे, हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम का। सिर्फ दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है एक एंडोस्कोप है। दोस्तों यह क्या है? तो यह है आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। एक एंडोस्कोप जो होता है, एंडोस्कोप, यह तो चिकित्सीय उपकरण है, यह दोस्तों चिकित्सीय उपकरण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विकल्प डी सही है। कौन विकल्प सही है? तो विकल्प डी दोस्तों सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मरीचिका का बनना उदाहरण है। मरीचिका का बनना दोस्तों यह उदाहरण है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, कुल आंतरिक परावर्तन आप बोल सकते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है मृग तृष्णा उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। ऑप्शन बी दोस्तों सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कहता है इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को करवाए। तो साथ ही आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीक़ा से दोस्तों हम आपको सभी PYQ प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवा देंगे। आपका दोस्तों रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए साथी इस सीरीज को पूरा जरूर देखा कीजिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करवा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।